अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत की ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हों ताकि हॉर्स ट्रेडिंग बंद की जाए। और इस हवाले से सदर मुमलिकत ने कल इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन माजी के ऑर्डिनेंस से मुख्तलिफ इस तरीके से है कि इस ऑर्डिनेंस में एक कंडीशन रखी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस मांगी गई है सेनेट इंतखाबात के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि सेनेट के इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं है, तो फिर आने वाले सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट पर होंगे और आइडेंटिफाइबल बैलेट से किए जाएंगे। हुकूमत ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर तनकीद कर रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि ऑर्डिनेंस बदनीयती की वजह से लाया गया है और यह भी कहना है ऑपोजिशन का कि हुकूमत ये ऑर्डिनेंस लाकर, जबकि उन्होंने अभी एडवाइस मांगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इस हवाले से नहीं आया है, इस वक्त ये ऑर्डिनेंस जारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ढूंढूं कि कहीं पे कोई ऐसी मिसाल मुझे मिल जाए कि जहां पे एक ऑर्डिनेंस आए और वो ऑर्डिनेंस ये कहे कि मैं उस वक्त लागू होऊंगा या मैं मशरूत हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस आपको देती है। कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क को आईनी इनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। एक सियासी ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल रही है कि चूंकि हमने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, आप अब हमारी ताईद के अंदर फैसला दें। ऑपोजिशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला जा रहा है कि आप हमारी ताईद में फैसला दें, वरना जो है ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा और अगर ताईद में फैसला नहीं दिया जाता तो फिर इसका मतलब ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं होंगे। इस पर हम रद्द-ए-अमल भी लेंगे। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले कानूनी राय ले लें, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि लेजिस्लेशन की जाए लेकिन वो कंडीशनल लेजिस्लेशन हो, जैसे कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जा रही है। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट शाह खबर साहब मौजूद हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इरफान कादिर साहब पहले अपनी राय दीजिएगा इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसमें हुकूमत ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 226 के अंडर नहीं आते सेनेट के इंतखाबात तो फिर ओपन बैलेट से इलेक्शन होगा। क्या कोई नज़ीर मिलती है ऐसे कवानीन की जो कि कंडीशनल बनाए जाएं, एक कंटिजेंट लॉ के तौर पर बनाए जाएं? ये ऑर्डिनेंस जो है ये आइन की बिल्कुल खुल्लम खुला वायलेशन है और न सिर्फ कि ये आइन को वायलेट करता है बल्कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इरेशनल है, इलॉजिकल है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो जूरिसडिक्शन है, ये जो 186 की है, ये जूरिसडिक्शन एडवाइजरी है। सरकार को भी एडवाइजरी है, चाहिए जाए कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जूरिसडिक्शन के ताबे, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जूरिसडिक्शन के ताबे इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं, आप इस तरह कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से भी कोई इख्तियार नहीं है उसको कि इलेक्शन मैटर्स में वो मुदाखलत करे किसी किस्म की। और ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने, और इन्होंने ऐसा ऑर्डिनेंस लाए हैं जिससे कि इलेक्शन जो है वो तो मुलतवी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इरफान कादिर साहब, सुप्रीम कोर्ट से आइन आर्टिकल की तशरीह तो मांगी जा सकती है ना, ये एडवाइस तो मांगी जा सकती है कि हम ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, क्या उसका सही तरीका आइन में तरमीम के जरिए है या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए? ये तशरीह तो मांगी जा सकती है ना, ये एडवाइस तो मांगी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की चीज नहीं मांगी जा सकती जो कि आइन के खिलाफ हो। आइन ने साफ लिखा हुआ है ये चीज, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है देखना। सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय भी मान ले। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राय नहीं दी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देगा, ये नहीं, अब इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट कराएगा, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा इलेक्शन फ्यूचर में। और सुप्रीम कोर्ट, देखें, आइन की तशरीह जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम नहीं है करना। आइन की तशरीह उन तमाम लोगों का काम है जिन्होंने आइन के नीचे ओथ उठाए हुए हैं। आइन के नीचे सदर ने ओथ उठाया, आइन के नीचे वजीर आजम ने ओथ उठाया, आइन के नीचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओथ उठाया। अब आइन में क्या जरूरत है इस तशरीह की? तशरीह तो कोई ऐसी तशरीह की बात ही नहीं है।
सही साहब, आप कैसा देखते हैं इस ऑर्डिनेंस को? एक तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से एडवाइस मांगी हुई है इस इशू पर हुकूमत ने, और दूसरा कि क्या कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि कंडीशनल लॉ बनाया जाए, और कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा? देखिए, ये एक बड़ी अजीब और दिलचस्प सूरत हाल है, और क्योंकि कोई भी कानून जो होता है, या बेशक वो एग्रीमेंट हो या वो कानून प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत नाफिज किया गया हो, वो होता बड़ा क्लियर है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, उसको मशरूत नहीं किया जा सकता। अब इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत ने, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के बिहाफ के ऊपर आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और अभी उन्होंने वहाँ पे अभी समाअत जारी है कि यहाँ पे उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम कर दी है, और उसमें उन्होंने ओपन बैलेट्स जो है सेनेट के इलेक्शंस का जिक्र किया है, और उसको तरीक़ाकार चेंज कर दिया है, लेकिन उसके साथ मशरूत कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें रेफरेंस नंबर 1 2021 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, आर्टिकल 226 की तशरीह के बारे में या उसकी ओपिनियन सीख करने के बारे में, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो भी आर्टिकल 226 के परव्यू में आते हैं, तो फिर ये ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे, शो ऑफ हैंड के ज़रिए होंगे। तो अब ये एक अजीब सी सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन चूँकि शेड्यूल सेनेट का आने वाला है, उस वक्त तक अगर डिसीजन नहीं देती तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये एक अजीब मैं समझता हूँ कि एक आईनी और कानूनी डेड लॉक की तरफ जो है वो मामला अहम है ना, कि अगर तो इस ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि 226 के अंडर नहीं आते सेनेट इंतखाबात, तो फिर ओपन बैलेट होगा क्योंकि एक ऑर्डिनेंस आ गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आईनी तरमीम जरूरी है, तो फिर हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो आईनी तरमीम करे, और अपोजिशन वैसे ही उस पर साथ नहीं देगी। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन ये है कि जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, फर्ज करें कि अगर उसका कोई फैसला नहीं आता, कोई सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन नहीं आता उस वक्त तक, जब तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है, तो फिर क्या होगा? जैसे ही कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है और गजट नोटिफाई हो जाता है, और उस ऑर्डिनेंस में लिखा भी हुआ है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, तो उसके तहत भी जो है वो सेनेट जो है वो कानून और आइन की तो पाबंद है, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि सेनेट चूँकि एक मौक़िफ़ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार कर चुकी है, और उसकी जो कानूनी पोजीशन ये बनती है कि जब एक कानून में भी, एक आइन में भी एक प्रोविज़न मौजूद हो और एक आम कानून में भी हो, तो जो आइन की प्रोविज़न है वो ओवरराइड करेगी, उसका असर तमाम दीगर कवानीन पर होगा। आप समझ लें कि उसको एक बालादस्त कानून की जो है वो हैसियत हासिल है, उसको मानना ज़रूरी है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक खासी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अगर इसमें जल्दी फैसला नहीं देता, अपनी राय कायम नहीं करता, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि सेनेट का इलेक्शन जो है ये एक आईनी डेडलॉक का शिकार हो जाएगा, आईनी डेडलॉक बन जाएगा। इरफान कादिर साहब, आपने कहा कि सेनेट के इंतखाबात तो इस तरह मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी राय आखिर में ये भी दे दें। वैसे तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, उन्होंने एडवाइस देनी है, लेकिन आपकी कानूनी राय क्या है इस पर? क्या अगर ओपन बैलेट करवाना है तो आईनी तरमीम जरूरी है, या इलेक्शन एक्ट के जरिए हो सकती है ये तरमीम? सिर्फ आईनी तरमीम, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कह देगी कल को कि जी नहीं, आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी सारी चीज में यानी कंट्रोवर्सी का शिकार होगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। ये कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो फैसले तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आपकी क्या राय है खावर साहब? देखिए, अब चूंकि ये मामला इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। मेरी तो अपनी ज़ाती राय है एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, क्योंकि आर्टिकल 226 बड़ा वाज़े है। उसको अगर पढ़ा जाए तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका विस्टम ज़्यादा वसी है, अगर वो एक ओपिनियन दे देते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसमें वाकई सेनेट के इलेक्शन जो है वो फ्री ओपन जो है शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल उसके तहत ही होना है जो भी होना है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने अपनी कानूनी राय दी। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस इस वक्त इसलिए जारी किया है क्योंकि वो अदलिया पर दबाव डालना चाहती है। एक ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है ताकि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात हो, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब। शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर तरफ से तनकीद हो रही है, चाहे कोई लीगल एक्सपर्ट हो या ऑपोजिशन हो। वजह क्या है इस वक्त ये ऑर्डिनेंस आप लेकर आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस आपने मांगी हुई है और इससे पहले भी माजी में सारे इंतखाबात जो हैं वो आर्टिकल 226 के तहत ही हुए हैं, फिर आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस जारी करके इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने का फैसला क्यों किया? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो जल्दबाजी में जो कमेंट्स या जो रिएक्टिव कमेंट्स आते हैं उसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। मैं अभी आपके लॉयर्स को भी सुन रहा था, जाहिर है कि मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। उनमें से एक पीटीआई का केस भी लड़ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस। नहीं, मैं ऐसे बता रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है रजा रब्बानी की भी मैंने उनकी भी तकरीरें सुनी, जो कि वो अलार्मिस्ट और सेंसेशनलिस्ट तकरीरें करते हैं। फिर इसी तरह मैंने एहसन इकबाल को भी सुना। अब देखिए जी, जो मैं आपको अपनी समझ से बताता हूँ, नंबर 1 कि आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कि किसी ने जिक्र नहीं किया, वो ये है कि आपको पता है कि जो इलेक्शन का, किसी भी इलेक्शन का शेड्यूल जब अनाउंस होता जाता है, आप कोई चीज नहीं कर सकते। अगर 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होगा तो जो कुछ भी करना है हमने उससे पहले करना है, ये बात तय हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां तक स्टेटस है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जो गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, एक कंडीशनल रेफरेंस जो है, उसकी मुराद ये है कि नंबर 2 रादर, कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो फिर इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। अगर उन्होंने कोई जवाब न दिया, तब भी इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऑर्डर में 2017 में आप कर सकते हैं अमेंडमेंट, तो फिर ये ओपन होगा। सिंपल सी बात है। पता नहीं क्यों इस पे, एक तो पहली बात है कि इसमें हम एक एथिकल पार्ट है और एक लीगल पार्ट है। एथिकल पार्ट ये है कि कोई भी हुकूमत चाहते हुए कि उस बावजूद इसके कि उसके पास वसाइल होते हैं इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के या इन्फ्लुएंस करने के, हमने वो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल की। और कोई भी गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, ये काम नहीं करेगी कि वो अपने आप को डिसएडवांटेज पोजीशन में ले आए। और हम समझते हैं कि अगर तो इलेक्शंस ओपन हो तो इस पे इतराज किसको हो सकता है? इतराज सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जो कि पैसे का इस्तेमाल चाहते हैं, जो कि अपेरेंटली बड़े एथिकल और बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मनहूस खेल जारी रहे और लोग खरीदते रहें और बेचते रहें जमीन। शिबली साहब, एक तो हुकूमत अगर चाहती है ओपन बैलेट हो, तो इसके इंटेंट पे तो कोई सवाल नहीं, और ये प्रिंसिपली भी बिल्कुल ठीक फैसला है मेरी नजर में कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, क्योंकि माजी में हमारे सेनेट इंतखाबात में ये सब कुछ होता रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, पैसा चलता रहा है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट क्लेरिफाई की कि अगर सुप्रीम कोर्ट का 11 फरवरी तक, यानी कि शेड्यूल जारी होने तक कोई फैसला नहीं आता, कोई एडवाइस नहीं आती, तब भी ये सीक्रेट बैलेट ही होगा जैसे माजी में होता रहा है। देखें, इशू ये होता है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, आपको पता है कि कोई चीज चेंज नहीं हो सकती। सही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें उस वक्त तक, यानी कि इलेक्शंस के इनेकाद तक या 11 उस तक, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं आए, इसको कंसिडर नहीं किया जाए, जाहिर है कि फिर दैट विल प्रिवेल, द 226 विल प्रिवेल। और अगर तो उसमें आ जाता है कि जी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तब भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तनकीद हो रही है, तनकीद की वजह यह है शिबली फराज साहब के कभी हमने शहजाद, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले जो लीगल इशू है ना उसको तो क्लैरिफाई कर, तो हो गया ना क्लैरिफाई। ओके जी, वो तो क्लैरिफाई हो गया। अच्छा, आपने ये सवाल, क्योंकि मैंने लॉ एक्सपर्ट से भी किया था, आपने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि कंडीशनल लॉ मेकिंग नहीं होती ना, लॉज इस तरह तो नहीं बनते। ऑर्डिनेंसेस के जरिए भी अगर कोई आप लॉ बनाने चाह रहे हैं कि वो कंडीशनल है कि अगर ये हुआ तो फिर ऐसा होगा, ये आमतौर पर देखा नहीं गया ना। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज जो है ना, कानून, जब भी कोई नया कानून बनता है तो पहली दफा ही बनता है। ये नहीं होता कि जी उसकी कोई जरूरी नहीं है कि हर लॉ की एक प्रेसिडेंस भी हो। दूसरी बात ये है कि ये जो टाइमिंग मैंने आपको बताया है कि शेड्यूल से पहले अगर मसलन हम नहीं करते हैं, ये 12 तारीख को फैसला हो जाता है कि जी आप इलेक्शन ऑर्डर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, वी कांट डू एनी चेंजेस।
इसकी वजह यह है कि शायद schedule आप सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते थे कि इसकी हियरिंग पहले रखें, लेकिन ये कंडीशनल लॉ मेकिंग करके आपने, ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आप उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए कोई रास्ता भी नहीं छोड़ रहे इस किस्म का ऑर्डिनेंस पेश करके। नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए अपोजिशन की बातों पे आप जाएंगे, उनकी तो बुनियादी मकसद यही है कि यही खरीदो फरोख्त जारी रहे। आप देख नहीं रहे उनकी पुरानी तकरीरें, नहीं देख रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से जो कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है तो ये इस तरह नहीं होने चाहिए। आपने असेंबली में नहीं देखा जिस दिन हमने बिल पेश किया, उन्होंने क्या उसको मछली बाजार बनाया, किस तरह से सबोटाज किया। ये अपोजिशन की बात ना करें, बिकॉज ये जमहूरी लोग हैं ही नहीं, इनकी बुनियाद जो है तो जमहूरियत है ही नहीं। इनका ईमान पैसा है, इनकी हर बात में मफादात की बात होगी, वो उस पे करेंगे। ये मुल्क की शिबली फराज साहब, जब फ्लोर ऑफ द हाउस शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हमें पता है हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन हम अमेंडमेंट इसलिए लेकर आए ताकि हम एक्सपोज करें ऑपोजिशन को। वजीर आजम इमरान के नंबर्स नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट इसलिए लेकर आए ताकि पता चल जाए कि कौन चोरी बचाना चाहता है और कौन चोरी के खिलाफ है। और फिर उसके बाद जी, लेकिन उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस से पहले एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं तो फिर इससे तासुर तो ये जाएगा ना कि आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने तायद नहीं किया आपके फैसले की तो फिर उंगलियां किस पे उठेंगी? नहीं, देखिए कंफ्यूज नहीं करें इशू को। देखिए मैंने आपको पहले कह दिया, एक एथिकल इशू है और एक लीगल इशू है। अब लीगल इशू पे आप अगर बात कर रहे हैं तो वो तो बात हो गई। अब अगर एथिकल या इसकी प्रोसीजरल इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कह दिया कि हर वो अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें कि हमारी, तो हमें पहले दिन से पता है कि हमारी तादाद नहीं है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अच्छा लॉ जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, जो जमहूरियत के लिए बेहतर हो, इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर हो, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो अच्छा, ये अपोजिशन तो यही कहती है कि जी मुल्क की मफाद में हम हर काम करने को तैयार हैं, तो ये मुल्क की मफाद में ही है ना। इससे कौन डिसएग्री करेगा कि इलेक्शंस जो हैं जिसमें कि, लेकिन जब आप ये कहते हैं, शिबली साहब मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए, जब आप ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन ने हमारी अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया तो वो चोरों के साथ हैं, सबको कौम को पता चल जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप क्या गुंजाइश छोड़ते हैं जब आपने पहले ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि ओपन बैलेट के जरिए हम करवाना चाहते हैं, ओपन बैलेट के जरिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट के लिए क्या गुंजाइश छोड़ी आपने इसमें? फिर देखिए मेरी बात सुन। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। सेकंड, हमारा हक बनता है कि हम कानूनी जो मैटर ऑफ लॉ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर ऑफ लॉ डिस्कस होता है, वहां पे कोई और चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। हमने इंटरप्रिटेशन जो है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यही हमने किया है कि हमने एक केस एडवाइस, एक गाइडेंस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि जी अगर हम इसको ओपन करें, ओपन बैलेटिंग हम चाहते हैं, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए। शिबली साहब देखें, अभी आपने तो 2 वकला की बात तो मैंने सुनवा दी, और वकला भी यही कह रहे हैं कि 226 बड़ा क्लियर है कि सीएम और पीएम के अलावा तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और माजी उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी इलेक्शन करवाए सेनेट के, सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होते हैं, आर्टिकल 226 के तहत ही होते हैं। और अभी भी नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय दी थी इस हवाले से, उन्होंने यही कहा था कि हमेशा सीक्रेट बैलेट से आर्टिकल 226 के तहत ही हुआ है। देखें, तो इसमें यही सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह देगी, अगर इफ दिस इज व्हाट द लॉयर से, फैसला तो वकीलों ने नहीं करना ना, फैसला तो जजेस ने करना है। तो जब जजेस फैसला दे देंगे तो ये एक बेंचमार्क बन जाएगा, ये एक हमारे लिए गाइडेंस टूल बन जाएगा, जिसमें कि हमने ऑर्डिनेंस लाके ये सारे ऑप्शंस के लिए, मैंने आपको समझाया, आप नहीं समझ रहे हैं। 11 तारीख जो है अनाउंस हो रहा है, नहीं आप नहीं, मैं समझ गया हूं, इसीलिए मुझे ये सवाल करने का मौका दें कि शिबली फराज साहब, अगर 11 तारीख अब इतनी करीब आ गई है तो ये सारा सिलसिला, ये प्रोसेस आप और पहले क्यों नहीं शुरू कर देते थे? और पहले कर देते तो शायद इतनी डेडलाइन करीब ना आती। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बहस बड़े 15-20 दिन से चल रही है, मीडिया में भी चल रही है, पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस पे प्ले अप कर रहे हैं। मेरे जो कंसर्न है ना, आई एम नॉट सेइंग दिस एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूं, मैं ये एज अ पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि बजाय इसको कि हमें इनकरेज करना चाहिए, तो हम अगर वो वाली सूरत बकरा वाली सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जी गाय नीली हो, पीली हो, उसकी आंखें नीली हो, क्या हो, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा डेमोक्रेसी को या लॉ मेकिंग को। अगर आप समझते हैं कि एथिकल साइड पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो भी व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, दैट इज
पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो शिबली साहब मुझे जरा बताएं कि अगर ये मामला, अगर आप समझते हैं कि कानूनी इसका एक पहलू है और एथिकल साइड दूसरा पहलू है, तो फिर क्या वजह है कि चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब होता है जिसमें बड़ी उंगलियां आप लोगों पर उठती हैं ऑपोजिशन की जानिब से, उनका भी डाल देते इसमें कि उनका भी जो इलेक्शन होगा वो भी ओपन बैलेट के जरिए होगा, सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होगा? जब आप पिक एंड चूज करते हैं इस तरीके से तो फिर उंगलियां तो उठती है ना, इसी वजह से नियत पे उंगलियां उठती है ना फिर। नहीं देखें, नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, और आप तो ऑपोजिशन की नियत पे शक कर रहे हैं ना, सारा पाकिस्तान जानता है, ठीक है ना। उसकी वजह यही है कि जो ऑपोजिशन है उनका बुनियादी मकसद यही है, वो स्टेटस को चाहते हैं। शहजाद अच्छा चले उनको छोड़ देना ऑपोजिशन, मुझे बताएं कि क्या चीज आपको, क्या चीज रोक रही थी कि सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी आप डाल देते कि ओपन बैलेट के जरिए हो? क्या चीज रोक रही थी आपको? एक लाइन और डालनी थी ना इस अमेंडमेंट में, डाल देते वो भी। नहीं, अगर हम उसमें कहते तो फिर आपने और भी कुछ कहना था कि जी मैंने क्या कहना था, मैं तो कह रहा हूं साफ और शफाफ करे। उस इलेक्शन जो आखिरी चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद का जो वोट आया था उसमें उंगलियां उठी थी ना, उस पर कह रहे थे ना कि साफ और शफाफ नहीं हुआ, हमारे लोगों को धमकाया गया है, तो उसको भी आप ट्रांसपेरेंट बना देते एक लाइन डाल के। और किस चीज में? देखें, हम हर एक की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए यहां पे नहीं है, हम एज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो भी लेजिस्लेशन हम करते हैं, सर हर ख्वाहिश की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की बात है। आप मुझे बता दें, एक सेकंड ना, एक सेकंड शहजाद, मैं आपको जवाब दे देता हूं। आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपने एहसन इकबाल से पूछना था, ये रजा रब्बानी से पूछना था कि आपने बजाय यार मेरी बात तो सुने ना आप। अच्छा एक सेकंड बात सुनिए, इसके बाद आप बात कर लीजिएगा। मैंने तो आपके मौजूदगी में ये कह दिया है, मैं तो आपके साथ खड़ा उस नुक्ते पे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। कल एहसन इकबाल साहब को भी मैंने कहा कि आप नीयत पे शक ना करें, स्पिरिट ऑफ द लॉ देखें, क्या ये लॉ पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं। आप मुझे कह रहे सवाल कर रहे थे, सवाल आपसे क्या, बल्कि आपके तो मुंह पे मैं अपनी राय दे चुका हूं। नहीं देखो शहजाद, बात यह है कि हम असल में, अगर आप, मेरा सवाल ये कहने का है, मकसद ये है कि आप शहजाद उससे, एहसन इकबाल से या रब्बानी साहब से आप ये पूछ लेते कि जी जब आपकी नेशनल असेंबली में ये बिल प्रेजेंट हुआ, आप देख के आप कह देते कि जी इसमें ये एडिशन भी कर लें। इससे तो जाना होता है, जब मैंडेट होती है उसने जाना होता है, सही। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी के हक में हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर उसमें सेनेट चेयरमैन का भी डाल देते ना, क्योंकि जो आखिरी अदम एतमाद का वोट आया उसमें बड़े सवाल उठे थे कि उसमें क्या हुआ था, क्या दबाव डाला गया था ऑपोजिशन के सेनेटर्स पे, शफाफियत अक्रॉस द बोर्ड आ जाती ना फिर। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा शहजाद कि ये एक पहला स्टेप है जो कि हम लेने जा रहे हैं, हमारी कोशिश है, और वो सब डिपेंड करता है कोर्ट्स की डिसीजन पे, गाइडेंस पे रादर। और ये हमने इंट्रोड्यूस किया है ऑर्डिनेंस, ये 11 फरवरी से पहले, इसलिए कि कोई शेड्यूल अनाउंस हो जाए फिर कोई चेंजेस। एक आखिरी सवाल शिबली फराज साहब, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्योंकि इसमें एक तरमीम आप लोगों ने ये भी रखी है कि अगर पार्टी हेड, पॉलिटिकल पार्टी हेड कमीशन से कोई बैलेट मांगना चाहता है ये जानने के लिए कि उसके मेंबर ने किसके लिए वोट किया है, तो वो कमीशन उसको फराहम करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर कोई पीटीआई का एमपी लेट्स सपोज किसी और सेनेटर के लिए वोट करता है और बाय विल करता है, क्योंकि देखें यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, यहाँ पे ममनू नहीं है कि आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, फ्री विल के तहत अगर कोई बगैर पैसे लिए, बगैर किसी धमकी में आए हुए, तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एमपीए के लिए? फिर देखें उसके लिए बेसिकली यही है कि अगर आप एक पार्टी में हैं, आपके पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दिए हुए हैं, तो ये आपके कम से कम एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पार्टी में हैं तो आप उस पार्टी की जो एक कंसेंसस ली हुई डिसीजन है उसको, उस पर अमल दरामद करें। अगर कोई इसको इस लाइन को क्रॉस कर देता है तो फिर उसकी जो डिसीजंस हैं वो तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो आपको इजाजत देता है ना कि फ्री विल के तहत तो आप जा सकते हैं, ठीक है, आप हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ना जाएं, लेकिन फ्री विल के तहत तो आप कर सकते हैं, इतना तो एक इलेक्टेबल। उसके लिए भी देखिए ना, वो तो फिर कौन प्रूफ करेगा कि ये अपनी उसके मुताबिक, जमीर के मुताबिक, या ये पैसों की वजह से ये बहुत शुक्रिया। शिबली हमारे साथ मौजूद थे और जवाब दे रहे थे ऑपोजिशन के इस इल्जाम का कि हुकूमत दबाव डालने की कोशिश कर रही है अदलिया पर। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ वर्सेस डेली मेल केस में लंदन हाई कोर्ट ने यह कहा है कि डेली मेल का आर्टिकल शहबाज शरीफ के लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन था, चेज लेवल 1 इसको कहा है, यानी कि अब जब ट्रायल शुरू होगा तो इसका मतलब यह है कि डेविड रोज जो कि इस आर्टिकल के ऑथर थे, उनको एक एक बात अपनी साबित करने के लिए सबूत फराहम करने पड़ेंगे।
हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ासतौर पर शहजाद अकबर साहब ये समझते हैं कि मीनिंग हेयरिंग की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन और PMLN ये समझती है कि शहबाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है लंदन हाई कोर्ट की ये हेयरिंग। क्योंकि कल मरियम औरंगजेब ने ये बात की है इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र कि लंदन की अदालत से शहबाज शरीफ की सच्चाई सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि लंदन की अदालत का फैसला शहबाज शरीफ की बेगुनाही और इमरान खान के मुसद्दका झूठे होने की गवाही है। इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब ने। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो हुकूमत समझती है कि मीनिंग हेयरिंग की कोई खास अहमियत नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ आप भी इसको अपनी जीत तस्वर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि सुरखरू हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, अभी तो मामला आगे चलना है, अभी तो ट्रायल में जाएगा अगर ये मामला, तो फिर वहां पे मौका होगा डेली मेल के पास कि वो अपने एविडेंस दे, अपने सबूत दे अपनी स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए, आपको इस सवाल के जवाब के लिए इस स्टोरी की फाउंडेशन में जाना पड़ेगा। जो स्टोरी थी उसका उन्वान ये था कि ब्रिटेन के पोस्टर बॉय जो पाकिस्तान के एक पंजाब सूबे के वजीर आला हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जल्जला जदगान का खुदा न खास्ता पैसा खाया। अब देखिए, जल्जला आया 2005 में गालिबन, 3 साल उसकी एड आती रही 2008 तक। शहबाज शरीफ साहब नंबर 1 जिला वतनी में थे, नंबर 2 जो जल्जला जदगान के लिए पैसा आता है वो फेडरल गवर्नमेंट को आता है, एक इदारा है एरा के नाम से, अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी उसे कहते हैं। हमारी वफाकी हुकूमत आई है 2013 में। तो ये स्टोरी का जो क्रक्स था वही गलत था कि जल्जले जदगान के लिए जो इमदादी रकम आई थी वो तो 2008-9 में खत्म हो गई। हम हुकूमत में आए 2013 में और लिखा गया कि इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती मौकफ इसलिए गलत है और हमारा मौकफ इसलिए दुरुस्त है कि सबसे पहले तो हमें चैलेंज किया गया कि हम किसी अदालत में जाएं और डेफेमेशन का केस करें, क्यों नहीं कर रहे। हमने वो केस कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये केस दर्ज किया तो डेविड रोज नामी सहाफी जिसने ये स्टोरी लिखी थी, जो इस स्टोरी का ऑथर है, उसने कहा जी मैं इसका जवाब दे सकता, मैं समर वेकेशन पे हूँ, छुट्टी पर हूँ। वो 2 महीने की रुखसत पर चला गया, वो वापस आया तो उसने मजीद मोहलत मांगी। अब हमें अंदाजा ये तब ही हो गया था कि इनके पास ना तो कोई सबूत है ना कोई दलील है और इसको प्रूव नहीं कर सकते। अब हमारी जो एक हम कह रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है, वो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो उनके वकला ने, डेली मेल के वकला ने अदालत में माना कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, इस स्टोरी को प्रूव करने का इनिशियली मान लिया, या है तो इतनी कम है कि वो हम अभी पेश करने से कासिर हैं। नंबर 2, जब बरतानवी अदालत में ये सारी प्रोसीडिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा जी हमें जो स्टोरी है इसमें ज्यादा मफरूजे हैं, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, अजम्पशन, कि ये मफरूजों पर मबनी है। इसलिए जज साहब ने ये कंक्लूड किया कि ये स्टोरी जो है ये डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब लीगली बर्डन। अता साहब, जो आपने जितनी केस की मेरिट के हवाले से बात हुई, ये तमाम सवालात हम स्टोरी आने के बाद उठा चुके थे कि शहबाज शरीफ कब चीफ मिनिस्टर बने, कब आपकी वफाकी हुकूमत आई, ये तमाम सवाल शहबाज शरीफ से, शहजाद अकबर साहब से हमने उठाए हैं। या कि डिफिट का इस पर डिनाइल आ गया, लेकिन ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये इब्तिदाई हेयरिंग थी और इसमें किसी की जीत हार इस तरीके से नहीं हुई है कि शहबाज शरीफ साहब केस जीत चुके हैं और जो है जुर्माना कर दिया गया है डेविड रोज को या डेली मेल को, अभी ट्रायल होना बाकी है। तो यहां पर देखना यह पड़ेगा कि डेली मेल इस केस को आगे लेके जाता है, क्या उनके वकला उनको एडवाइस करते हैं कि आपके पास एविडेंस इनफ है, या वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए जाता है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करते हैं तो यकीनन आपकी जीत है, अदरवाइज उनके पास सबूत होंगे तो ट्रायल चलेगा ना आगे। जी देखिए, आपकी बात एक हवाले से बिल्कुल बजा है, मगर अगर इस मौके पर इनके पास सबूत होते, आपको यह समझना होगा कि जो लेवल ऑफ डेफेमेशन है वो सबूतों के साथ लिंक्ड है। अगर इनिशियल हियरिंग में ये सबूत ले आते तो जज साहब ये कंक्लूड करते कि जी ये डेफेमेशन लेवल 3 की है या ये डेफेमेशन है नहीं। इनके सबूत थोड़े बेहतर अगर ना होते तो कहते जी लेवल 2 की डेफेमेशन है, शहबाज शरीफ के खिलाफ गलत इल्जामात लगे, उनकी हद की इज्जत हुई, मगर आप सबूत ले आए हैं ये लेवल 2 है। मीनिंग हियरिंग में तो ये डिटरमाइन करना पड़ता है ना कि ये जो आर्टिकल की वर्डिंग है क्या ये डेफेमेटरी है कि नहीं है, जो कि इस केस में लगता है कि बजाहिर आर्टिकल पढ़ के ये लगता है कि शहबाज शरीफ गिल्टी है, तो वो मीनिंग डिटरमाइन करना है ना। सबूतों के हवाले से पूछा तो जाता है लेकिन उसकी बारीकी में जो नहीं जाया जाता।
नहीं, देखिए, सबूतों के बारे में जब पूछा गया इनिशियल हियरिंग में, जज साहब ने लेवल 1 इसलिए कंक्लूड किया क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके पास देने को सबूत नहीं है, ना उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई। पिछले कई माह से देखिए हमारा एक पर्टिकुलर ऑफ क्लेम है, उसमें हमने तमाम तफसीलात दर्ज किए हैं। अब इसका एक सियासी पहलू है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और शहजाद अकबर साहब ने कागज भी लहराए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, एक नहीं 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। फिर इस स्टोरी में वो बतौर सोर्स कोट हुए हैं, पूरे नैब का रेफरेंस, और मैं शहजाद इकबाल साहब आपको बताऊं 58 वॉल्यूम्स हैं। उन 58 वॉल्यूम्स में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से डिफिट का जिक्र तक नहीं है, अर्थक्वेक का जिक्र तक नहीं है, पब्लिक मनी का कोई जिक्र नहीं है, सरकारी खजाने का कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब कोर्ट ने ये डिटर्मिन किया कि ये हत्या इज्जत हुई है, और हत्या इज्जत का जब ये दावा दायर हुआ तो इन्होंने सबूत फराहम नहीं किए जो इनिशियली भी करने थे। यानी देखें, एक बिल्डिंग बनानी है, अगर आप कह रहे हैं कि रेफरेंस में नहीं है डिफिट का जिक्र, तो ये रेफरेंस तो पाकिस्तान में बना है ना। ये तो आपकी अजम्पशन हो सकती है कि शहजाद अकबर साहब सोर्स हैं, और शहजाद अकबर साहब ने सारी स्टोरी दी है। वो तो डिनाई कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि उनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो साफी की अपनी सोर्सेज हैं। शहजाद अकबर साहब ने मेरे सामने एक शो में, मैं मौजूद था, ये बात तस्लीम की कि भाई मैं तो बतौर सोर्स कोट हुआ हूं स्टोरी के अंदर, और शहजाद अकबर साहब इसमें सोर्स कोट हुए हैं, इस बात को वो तस्लीम कर चुके हैं, और इस स्टोरी के ताने बाने उनसे जाके मिलते हैं। और मैं बल्कि जिस दिन उन्होंने ये तस्लीम किया एक निजी चैनल पे, मेरे साथ वो स्टूडियो में मौजूद थे जब उन्होंने ये बात तस्लीम की। सही। तो अब जो मैं हत्या की इज्जत की बात कर रहा था, एक बिल्डिंग बननी है, उसकी फाउंडेशन बनेगी, फिर इमारत खड़ी होगी। जब आपने फाउंडेशन में सीमेंट ही नहीं डाला, आपने ये बात वहां पे कोई सबूत के जरिए साबित ही नहीं की, शवाहिद ही नहीं दिए आपने कि आपकी स्टोरी जो है वो सच्ची है, तो आगे जाके तफसीलात जब देनी है तो वहां पे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर लेट्स वेट कि इस पर डेली मेल और दोनों पार्टीज क्या फैसला करती हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का फैसला करती है, केस आगे चलाना चाहती है। आप लोग तो शहबाज शरीफ जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल तो नहीं करने जा रहे ना, वो चाहेंगे कि ट्रायल चले, अगर डेली मेल भी चाहता है कि ट्रायल आगे बढ़े। मैं हफ्ते बरोज हफ्ता कल मेरी जो वकीलों की मीटिंग एक शहबाज शरीफ साहब से कोर्ट लाकत जेल में होती है जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने एक तो इज़हार इत्मीनान किया, इज़हार मुसरत किया, और उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला का करम है कि पब्लिक मनी पे ये आज तक साबित नहीं कर सके। और मैं कहता था कि आधे धेले की करप्शन मेरे पे साबित हो जाए, मैं हाथ जोड़ के कौम से माफी मांगूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। अब उनसे जो मेरी बातचीत हुई और मुझे ये तासुर मिला है कि हम इंशाल्लाह इस केस को आगे प्रेस करेंगे, और मैं आज आपके शो के तवस्सुत से ये अवाम के सामने भी बात रखना चाहता हूं कि 90% इम्कान है कि डेली मेल हमारे से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आएगा। शहजाद अकबर साहब जो मर्जी कहते रहे, वो जो मर्जी क्लेम करते रहे, उन्होंने खुद भी कहा था कि जी अगर मुझे ना भी लेके गए तो मैं अदालत में जाऊंगा और मैं खुद पार्टी बनूंगा। तो अभी तक पार्टी नहीं बने, और मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि वो आइंदा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर वो आइंदा बने तो क्योंकि कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं अभी तक पार्टी इसलिए नहीं बनाऊं क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो वो अपनी बात पे खड़े हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं बनेंगे। लेकिन आपकी ये जो आप कह रहे हैं कि डेली मेल आप समझते हैं कि 90% आपसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेगा, अभी तक कोई अप्रोच किया है, ये अभी तक आपकी अजम्पशन है? ये देखिए, जो उनके वकला की बॉडी लैंग्वेज रही है, और वकला ने उनको एडवाइस किया है, और जो अदालत में भी उन्होंने आपस में उनकी बातचीत रही है, उन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई एलिगेशंस भी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, तो जब आप इल्जाम उनकी ही ना बॉडी हो, लैंग्वेज को देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे। मुझे एक और इशू पे बात करनी है साहब, क्योंकि आप पार्टी मामलात में जो कानून होते हैं उनको भी देखते हैं। अब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है हुकूमत ने, और ये कंडीशनल ऑर्डिनेंस है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि सेनेट के इंतखाबात आर्टिकल 226 के अंडर नहीं आते तो फिर ओपन बैलेट होगा। अब अगर ऐसा हो जाता है, ओपन बैलेट इस ऑर्डिनेंस के तहत, तो फिर आपकी पार्टी का क्या लाएमल होगा इस पर? इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? हम अभी हमारी आज कानूनी मुशावरत जारी है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कल हमारी उनसे मीटिंग भी है, और हम कोई कानूनी लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट में भी इख्तियार करें इस हवाले से। और देखिए, आर्टिकल 226 बहुत क्लियर है कि वजीर आजम और वज़राए आला के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन जो हैं वो खुफिया रायशुमारी से होंगे। अब जो ऑर्डिनेंस लाया गया है मैटर के सब जुडिस होते हुए, यानी जेरे समात है एक मामला,
अभी उसकी तशरीह या लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं की गई और एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसको कंडीशनल किया गया है, मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के साथ, तो ये कानूनी और आईनी मामलात इतनी उजलत में और हेस में नहीं हुआ करते। 226 क्लियर है। अब कोई भी कानून जो आइन से मुतसादम होगा वो कानून स्टैंड कर नहीं सकता। आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है वो इसी बेस पे करनी है कि जो सबऑर्डिनेट लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस है, तो दबाव कौन डाल रहा है? आप हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल रही है। क्या हुकूमत दबाव डाल रही है या आप ये बात करके दबाव डाल रहे हैं अदलिया पर? और जब आप ये कहते हैं कि हमारी मीटिंग्स भी है बार्स के साथ, तो क्या आप दबाव नहीं डाल रहे अदलिया पे? हुकूमत ने तो एडवाइस मांगी, ओपिनियन मांगा है, जो भी ओपिनियन होगा सुप्रीम कोर्ट दे देगी अपना। नहीं, देखिए, हमारी तो मीटिंग्स हुई हैं, कानूनी मुशावरत हुई है कि हमने इसमें पार्टी बनना है नहीं बनना। हमने 226 की तशरीह के हवाले से बार से भी मुशावरत की है कि हम अगर पार्टी बने तो क्या बार हमारे साथ पार्टी बनेंगे, वहां पे क्या मामला रखना चाहिए। हाँ। और एक और बात कि क्या इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन करने के लिए भी इस फोरम को अप्रोच करना चाहिए या कानूनी तौर पे कोई और फोरम जो है वो मौजू फोरम है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जेर समाअत है, ठीक, तो ये ऑर्डिनेंस वहां से अप्रूव करवाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेते। एक तरफ आप तशरीह करवा रहे हैं, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ये उजलत में नहीं होते, मगर जहां पे लॉ मिनिस्टर 4 दफा इस्तीफा देके 5 दफा हलफ उठाए, जहां पे ऑर्डिनेंसेस की पूरी आपकी एक कतार लगी हो और आप पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए इस्तेमाल ही ना करें, और ये माजी के ऑर्डिनेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कंडीशनल लेजिस्लेशन करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारर साहब मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर्द मौसम में पहली बार K2 सर करने की ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तानी कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा पिछले 3 रोज से लापता हैं। K2 की चोटी पर कठिन तरीन मौसम में मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों को तलाश करने के लिए अब तक मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आज भी पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स 7000 मीटर्स की बुलंदी पर तीनों कोपैमाओं की तलाश के लिए पूरा दिन मसरूफ रहे। इस रेस्क्यू मिशन में मुतअद्दिद मकामी कोपैमाओं समेत मोहम्मद अली सतपारा के बड़े बेटे साजिद सतपारा भी शामिल थे। यह रेस्क्यू मिशन 2 घंटे पहले ही वापस स्कर्दू पहुंचा है, मगर तीनों लापता कोपैमाओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद सतपारा भी इब्तदाई तौर पर अपने वालिद के साथ थे, मगर तबीयत बिगड़ने की वजह से साजिद सतपारा तकरीबन 7500 मीटर की बुलंदी से वापस बेस कैंप आ गए थे। हम इनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें ज्वाइन किया। रेस्क्यू मिशन में आप भी साथ थे, अब से कुछ देर पहले ये मिशन दोबारा स्कर्दू आया है। इस सूरत हाल क्या है और अगला रेस्क्यू मिशन क्या होगा आप लोगों का? जी इंशाल्लाह अगला रेस्क्यू मिशन कल होगा। अभी जो आर्मी की हाली कल फिर रेस्क्यू मिशन में जा रहे हैं कि इंशाल्लाह की उनकी सर्चिंग जारी होगी उनकी टीम की। ठीक है, और ज़रा हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग का ऑपरेशन होता है ये किस किस्म का होता है? एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं तलाश करने के लिए और कैसे ये कोशिशें की जाती हैं? नहीं, पहले जो टीम जो मिसिंग जो पर्सन है रेस्क्यू में उनकी जो लोकेशन है वो फाइंड करनी होती है। उसके बाद उसी एरियाज में जो आर्मी के हेलीकॉप्टर सर्च करते हैं, उनके कोई बॉडी के जो उनके किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस तरह का कौन से रूट पे वो क्लाइंब कर रहे थे, वो सब कंफर्म होने के बाद उनकी सर्चिंग जारी होती है। जी सही है। अब इस मिशन पे आप भी अपने वालिद साहब के साथ थे, 2 इसमें गैर मुल्की भी साथ थे। आखिरी कांटेक्ट क्या था? किस जगह से आप वापस आए और आपका आखिरी राब्ता क्या हुआ है अपने वालिद साहब से? नहीं, बेसिकली जो समिट पुश है K2 का, हम केमथी से रात को निकले थे कोई 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद हम समिट के लिए जा रहे थे। तो हमारे साथ कोई नेपाली शर्पास थे, कोई 10-12 शर्पास थे और यूरोपियंस कोई 6-7 क्लाइंबर्स थे, और पाकिस्तान से मैं और वालिद थे और 2 दूसरे जो आइसलैंड का एक मेंबर था जॉन स्नोरी और एक चिली का था खां पाब्लो। तो जब हम कैंपोर पे पहुंचे तो सारे जो शर्पास और अक्सर यूरोपियंस से वापस चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ज़्यादा लेट हो गए थे समिट आई है। तो उनका जो बेस कम लीडर था उन्होंने कहा था कि वापस आ जाओ। लेकिन जो जॉन स्नोरी, जो खां पाब्लो और वालिद में, उन्होंने कंटिन्यू रखा समिट ट्राई। और मैं विदाउट अफ्रीकन था और बोतलनेक के पास पहुंचे तो मेरी तबीयत भी कोई ख़राब हो गई,
जहनी थोड़ा मसला हो गया, एडिमा कहते हैं हम क्लाइंबिंग की, जो उसमें लैंग्वेज में इसको ब्रेन एडिमा, विदाउट ऑक्सीजन की वजह से। तो वालिद ने कहा कि आप ऑक्सीजन यूज करके ऊपर आ जाओ, लेकिन मैंने ऑक्सीजन को फिट करने की कोशिश की, लेकिन रेगुलेटर का कोई मसला हो गया और मैं वो हालत खराब थी, सेहत ठीक नहीं थी और मैं वापस नीचे आ गया। और वालिद पहले था, उसके बाद जान सुनोरी और खां पब्लो, ये 3 बंदे बोतलनेक पे चढ़ रहे थे 8,200 पे। तो आखिरी दफा मैंने उनको उधर देखा था। सही है। तो इस हवाले से कोई इत्ला है कि वो समिट कर लिया उन्होंने मुकम्मल या नहीं किया, ये नहीं पता आपको? नहीं, बोतलनेक जो केटू का टॉप जो टेक्निकल पार्ट है बोतलनेक है, वो उस पर चढ़ रहे थे जब मैंने आखिरी बार देखा। और दिन के कोई 11-12 बजे थे, तो शाम कोई 2, 3 या 4 बजे वो डेफिनेटली समिट पे पहुंचे, मैं श्योर हूँ, क्योंकि टेक्निकल पार्ट बोतलनेक था, वो उस पर चढ़ रहे थे उस वक्त। और उनकी मिसिंग शाम को हुई है, क्योंकि बोतलनेक से समिट तक साजिद, हम सब दुआ गो है उनके लिए कि वो वापस आएँ और सर्च ऑपरेशन आप लोगों को कामयाब हो जाए। आप उनके हवाले से उनके दोस्त भी कह रहे थे कि उनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं और वो 2-3 दिन तक सर्वाइव भी कर सकते हैं सर्द मौसम में भी। आप भी पुरुम्मीद हैं, हौसले बुलंद हैं आपके? इंशाल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ कि वालिद भी एक्सपीरियंस क्लाइंबर था और जो दूसरी जो टीम उनके साथ थी, खां पब्लो और जॉन स्नोरी, वो भी वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर हैं। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि वो सेहत सलामत वापस आ जाए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।